नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक में हम आपके 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 7वें चैप्टर का अध्ययन करेंगे, हमारा देश भारत। ठीक है, तो इसकी स्थिति, विस्तार, आकृति आदि के विषय में हम अध्ययन करेंगे और भी तो स्थिति, विस्तार और आकृति तथा भारत के पड़ोसी देशों को पढ़ेंगे और फिर इसके जो भौतिक प्रदेश हैं उनका भी इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। ठीक है, उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, तो पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर है भारत की स्थिति है भौगोलिक। आप उत्तर में देखोगे तो हिमालय पर्वत है और दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व पश्चिम में देखें इधर तो अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो ये सब हम अभी नेक्स्ट पेज पे मैप में यानी नक्शे में देखने वाले हैं। ठीक है, तब तक हम इस पेज पे जो भी है उसका अध्ययन करते हैं, उसके बाद हम मैप में देखेंगे एक एक चीज़ को और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे इसको। क्षेत्रफल अगर पूछा जाए आपसे तो 32.8 लाख, ठीक है ना, इतना वर्ग किलोमीटर भारत का क्या क्षेत्रफल है। तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर। जैसे हम इसको साधारण समझ सकते हैं, ये मान लो इस तरह से है। अगर हम इसको उत्तर मान लें, ये दक्षिण है और इधर पूरब हो जाएगा और इधर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिखा है कि उत्तर में कश्मीर, तो अगर हम यहाँ क्या मानते हैं, कश्मीर। ठीक है, और दक्षिण में क्या माना गया है, देखो उत्तर में तो कश्मीर है, वहाँ से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी। तो यहाँ अगर हम कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है ये, ठीक है ना, ये कश्मीर तो आप जानते हो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी विस्तार है, ठीक है ना, लंबाई जो है वो लगभग कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक वो हो जाएगी, अगर यहाँ 3200 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर 3200 किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, अब बात करेंगे हम पूरब से पश्चिम तक। तो देखते हैं इसमें पूरब में अरुणाचल प्रदेश, पूरब में बात करें तो यहाँ कौन सा आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और इधर पश्चिम में अगर बात करते हैं, देखो पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ठीक है ना, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये तो यहाँ से यहाँ तक की तो 3200 किलोमीटर हो गए और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कह देंगे हम 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे, ठीक है, और ये दाएं से बाएं। ठीक है, 2900 किलोमीटर और इधर 3200 किलोमीटर। क्लियर हो गया सबको। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो इस तरह के विभिन्न स्थल रूप हैं यहाँ पे। महामरुस्थल हो गया, ऊंचे ऊंचे पर्वत हो गए, हिमालय क्षेत्र के हो जाएंगे, और भी हैं। उत्तरी मैदान हो गया पूरा, असमान पठारी सतह भाग हैं इसके, और कुछ तटीय भाग यानी समुद्री किनारे के इलाके हैं, और द्वीप समूह है। तो ये स्थल रूप की विभिन्नता को दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। तो यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं, है ना। तो हमारी भाषा, संस्कृति, ये सब भिन्नता भिन्न भिन्न होते हुए भी हम क्या है, एक हैं, और यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। जैसे हम कहते हैं 125 करोड़ यानी 125 करोड़ से अधिक अभी जनसंख्या हो चुकी है हमारी। ठीक है ना, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि अभी 2021 में नई जो जनगणना थी वो होने वाली थी। उसके बाद हम नए आंकड़े प्राप्त करेंगे
तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो लगभग हम 125 करोड़ के आसपास से जनसंख्या है, और यहाँ 120 करोड़ या उसके ऊपर है, ठीक है ना। तो ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ठीक है। तो हमसे केवल चीन ही जनसंख्या के मामले में आगे है, उसकी जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, हम आते हैं, यानी भारत देश आता है, तो जिसकी जनसंख्या 125 करोड़ से अधिक है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32.8 लाख है। पूरब से पश्चिम की अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो 2900 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की बात करें, उत्तर में कश्मीर, नीचे कन्याकुमारी, तो वो है 3200 किलोमीटर। और इस तरह से यूँ चौड़ाई में बात करें तो 2900 किलोमीटर, इधर कच्छ गुजरात और इधर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं स्थिति क्या है भारत की। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये हम पहले के अध्याय में पढ़ चुके हैं। पृथ्वी के गोलार्ध जो होते हैं, गोले का आधा भाग वो गोलार्ध होता है। तो देखो आप यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब मान लो इसके बीच में एक 0 डिग्री एक रेखा खींच रही है ये, तो इस पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया इसने 0 डिग्री अक्षांश ने, ठीक है ना। तो ये जो इस पर रेखाएँ खींची है अक्षांश होती है, और यूँ जो रेखाएँ खींची होती है खड़ी, वो देशांतर होती है। तो मान लो ये बीच में रेखा, तो ये 2 भाग हो गए, ऊपर का भाग उत्तर होता है तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, और नीचे वाला कौन सा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब एक रेखा उसकी इस तरह से इस पर खींची हुई है, ठीक है ना, तो ये भूमध्य रेखा कहलाती है। और ये जो रेखा खींच गई एक, तो इसको भी 2 भागों में बट गया, एक इधर का हो गया और एक इधर का हो गया। तो ये तो पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ठीक है ना। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। अगर मान लो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और वैसे पूर्ण रूप से देखा जाए तो ये उत्तर, यहाँ पे उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो इस वाले हिस्से में भारत की स्थिति है, तो उत्तर पूर्व में हम उसको भारत को कह सकते हैं। मान लो अगर भारत यहाँ है, ठीक है, ये 0 डिग्री से आगे बढ़ोगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करते हुए यहाँ पर आ जाती है 23 डिग्री, ठीक है, जो कहते हैं कर्क रेखा। तो वो भारत के लगभग बीच में होकर के गुजरती है। तो यहाँ अगर भारत है, ठीक है, तो उसके बीच में से, तो उत्तर पूर्व में, और ऐसे पूछा जाए केवल एक ही गोलार्ध में पूछा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, अक्षांश स्थित, और देशांतर स्थिति से पूछा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में। समझ में आ गई आपको बात। तो देखते हैं हम, तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है देश के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। कौन सी रेखा कहते हैं उसको हम, कर्क रेखा, जो लगभग भारत के बीच से गुजरती है, जिसको भी हम चित्र 7.2 में आगे देखेंगे। ये ऊपर वाली स्थितियाँ भी हम सारी देखेंगे यहाँ। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, ये 8 0 ये बिंदी सी लग रही है, इसको डिग्री कहते हैं, और 4 के बाद ये जो कोमा सा ऊपर लग रहा है इसको मिनट कहते हैं, ठीक है। तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है, ठीक है। अक्षांश से स्थिति देखें हम, तो मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो ऊपर तो 8 डिग्री है ना, और फिर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। और पूरब से लेकर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार है 68 डिग्री 7 पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के बीच है, ठीक है। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, और हम इसको अभी मैप में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? आइए इस प्रश्न का उत्तर हम जान लेते हैं। यदि विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, ठीक है, यदि पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में भी बांट दिया, ये देखो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, तो भारत की स्थिति किस में आएगी? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। आगे बात समझ में,
उत्तर पूर्वी गोलार्ध के बीच में भारत की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। तो इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग कितना होता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ दे रखी है चीज़ें, इसको यहाँ पढ़ लेते हम। क्या आप जानते हैं, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। यानी जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा होता है, यानी इधर से इधर जो ज़्यादा चौड़ा होता है वो जो देश, उसमें समय जो होता है मानक समय वो सभी जगह एक जैसा नहीं होता। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। 6-7 तरह के वहाँ पे समय हैं, अलग अलग समय होते हैं वहाँ पे। क्या आपको पता है रूस में कितने मानक समय हैं? ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, पहले इसके आगे की स्थिति का पता लगाते हैं। तो इसमें कई घंटे का अंतर होता है, जैसे कि आपने पहले पढ़ चुके हो आप। 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। ठीक है ना। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। ठीक है, यहाँ की बात करें हम तो ये देखो भारत है, अगर यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश है और इधर जो गुजरात है, वहाँ की अपेक्षा तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे देखते हैं हम। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। ये यामेत्तर भारत का मानक यामेत्तर भी कहते हैं। हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, जो यहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद से जो गुजरती है, उसी को क्या है भारत की मानक समय रेखा माना जाता है और उसी के अनुसार हमारे यहाँ का जो समय है वो डिसाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये याद रखना, एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। और आगे देखेंगे हम, अरुणाचल प्रदेश पूर्व में यानी गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। तो गुजरात के और अरुणाचल प्रदेश के सूर्योदय और सूर्यास्त में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो टॉपिक है, भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, कौन से देश? भारत के पड़ोसी देश। तो 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई है। तो आइए वो 7 देश कौन से हैं हम इस मैप में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 7 देश की स्थलीय सीमा। स्थलीय का मतलब होता है ज़मीनी सीमा भारत से जुड़ती है। अगर आप इस तरह से देखेंगे, ये हमें थोड़ा इसमें बता देता हूँ आपको मैप में। ये हमने पढ़ा था कश्मीर यहाँ पे, और ये तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है, यहाँ इधर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और ये इधर गुजरात का कच्छ क्षेत्र है। ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भारत की चौड़ाई थी वो 2900 किलोमीटर थी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भारत की लंबाई है वो 3200 किलोमीटर थी। ये हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो यहाँ डिग्री के अनुसार देखते तो 8 डिग्री 4 मिनट, और फिर इधर 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ से यहाँ तक कितने? 3200 किलोमीटर। इधर देखोगे तो कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक 2900 किलोमीटर। आज समझ में आ रही है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। देखो ये यहाँ से लेकर ये पूरा हिमालय क्षेत्र है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण हो गई, इधर की पूर्व दिशा है और इधर की पश्चिम दिशा है। ठीक है, फिर यहाँ पे तो गुजरात है, अरुणाचल प्रदेश, ये बातें हम कर चुके हैं। अब आपको कहा गया था कि इसके पूरब में जो है बंगाल की खाड़ी है। ये देखो आप, ये बंगाल की खाड़ी, यहाँ से यहाँ तक का ये जो समुद्र है पूरा पानी पानी है, नीला नीला जो भी देख रहे हो आप। ठीक है, फिर उसके बाद पश्चिम की हम बात करते हैं तो ये अरब सागर है। यहाँ से ये पूरा ये यहीं से गुजरात से शुरू हो जाता है, ये अरब सागर है। आगे इधर, ठीक है, वैसे इधर कच्छ की खाड़ी है यहाँ पे, तो ये अरब सागर हो गया। फिर दक्षिण में हमने बात की थी, ये उत्तर और ये दक्षिण में हिंद महासागर है ये पूरा। ठीक है, ये तो ये जो 3 ओर से भारत घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। पानी से घिरा हुआ है 3 ओर से। बात कर रहे हैं हम भारत के पड़ोसी देशों की, तो हम इस मैप में ही उसका अध्ययन कर लेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम हमारा जो
चिर प्रतिद्वंदी पड़ोसी देश है पाकिस्तान। ये देखो यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगेगी, इधर पंजाब की तरफ आ जाएंगे, फिर अपना राजस्थान आ जाता है, ठीक है ना, फिर ये गुजरात आ जाएगा इधर। देखो तो ये जो है पश्चिमी क्षेत्र पर हमारा कौन सा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, ठीक है। इधर चलेंगे हम तो इधर आ जाएगा चीन, तो मान लो एक आ जाएगा इधर अफ़गानिस्तान, ये यहाँ पे। तो सबसे पहले कितने 7 पड़ोसी देश है उसको देख लेते हैं। तो पहला ये हो गया, दूसरे पे हम ले सकते हैं पाकिस्तान को, तीसरे पे हम ले सकते हैं चाइना को यानी चीन को, फिर हम चौथे पे ये नेपाल आ गया यहाँ पे देखो, 5वें पे ये भूटान आ गया, ठीक है, फिर 6ठे पे बांग्लादेश आ गया। तो ये स्थलीय सीमाओं की बात कर रहे हैं, और ये 7वें पे कौन सा आ गया, म्यांमार। तो आगे 7 देश पड़ोसी देश कौन कौन से हुए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार 7वें पे, और या बांग्लादेश, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 देश जो है सिर्फ कौन सी सीमा लगाते हैं, स्थलीय सीमा। कुछ ऐसे भी हैं जो जलीय सीमा भी स्पर्श करते हैं, जिसको भी हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे श्रीलंका है, ये भी भारत का पड़ोसी देश है और इसकी जलीय सीमा लगती है, ठीक है। तो ये देखो ये है, फिर इधर मालदीव है, ये भी हमारा पड़ोसी देश है। तो ये हमारे पड़ोसी देश हो गए। तो 7 पड़ोसी देश जो हैं वो यहाँ हमने देख लिए। क्लियर हो गया सबको। आइए एक और मैप है इधर, उसका भी हम अध्ययन करते हैं। तो इस मैप में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है। तो देखो ज़रा, इसमें वही बातें हैं जो मुख्य मुख्य बातें हम उसमें पढ़ चुके हैं, भारत के पड़ोसी देश वगैरह इसमें भी आपको मिल जाएंगे। और ये कुछ और स्थितियाँ हम इसमें क्लियर करना चाहेंगे। जैसे जो कर्क रेखा आपको जो बताई गई थी 23.5 डिग्री, ये बीचों बीच होकर के कहाँ से निकल रही है, भारत में मध्य से निकल रही है कर्क रेखा, ठीक है। तो है कितनी है ये 24 डिग्री है, और यहाँ पर कितनी होगी 23.5 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है भारत के मध्य से होकर के निकल रही है। कहाँ कहाँ से निकल रही है अगर आप देखना चाहें, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, फिर ये थोड़ा सा छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, और झारखंड के बाद ये यहाँ पश्चिमी बंगाल हो गया, ठीक है ना, और ये आगे जा कर के ये मिज़ोरम में भी निकल जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कर्क रेखा है 1 2 3 4 5, उसके बाद ये यहाँ पे 6, ठीक है। तो इन सब से निकल के रही है ये कौन सी कर्क रेखा, ठीक है। और तो इसमें ये बंगाल की खाड़ी आप देख ही रहे हो, अरब सागर इधर है, ये हिंद महासागर है, ये यहाँ से यहाँ तक हिमालयी क्षेत्र उत्तर में। और इसमें पूरे आप जो भारत के राज्य हैं 29 राज्य हैं, लेकिन आपको एक याद होगा अभी पिछले दिनों और इसी साल जो जम्मू कश्मीर था वो क्या है राज्य हट गया है, और वो केंद्र शासित प्रदेशों में जो उसका बंटवारा हो गया है। तो अब जो है पहले आपको पता है यहाँ लिख रहा है जून 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था ये, ठीक है ना। अब और कुछ स्थितियाँ अलग हो गई है, वापस राज्य 28 हो गए हैं। तो ये राज्य समाप्त हो गया और 2 केंद्र शासित बढ़ गए, पहले 7 थे अब 9 हो गए, ठीक है। और आप अगर अपने राजस्थान को देखना चाहें तो ये अपना प्यारा सा राजस्थान यहाँ पर है, ठीक है। तो ये इस तरह के मैप है। तो प्यारे बच्चों, मैप से हमें बहुत कुछ समझने मिलता है, ज़्यादा समझ में आता है, और ये हम बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं मैप में, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले पेज पे। तो इसमें पूरे राज्य हैं और इनकी राजधानियाँ भी दे रखी है। राष्ट्रीय राजधानी अपनी कौन सी है, भारत की राजधानी तो कौन सी है, दिल्ली है, ये रही। और अगर आप सभी की राजधानियाँ सही देखना चाहें, हम इधर से चल के यूँ घूम के यूँ चलते हैं तरह, तो कुछ तो है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इस तरह की जो है अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे देशों से लगने वाली सीमाएं हैं। अगर हम बात करते हैं किस किस की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगेगी, तो सबसे पहले ऊपर से बात करें तो जम्मू कश्मीर आ गया, इसकी सीमा लग रही है इधर अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान से, इधर कुछ चीन से भी लगती है। फिर उसके बाद इधर आएंगे हम, थोड़ा हिमाचल प्रदेश हो गया,
थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है इसका। फिर चंडीगढ़, यानी ये पंजाब है, पंजाब की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? शिमला। और जम्मू कश्मीर की है श्रीनगर, ठीक है। इधर बात करते हैं हम, पंजाब की हो गई। राजस्थान, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, तो ये इसकी सीमा जो किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। इधर हम आगे चलते हैं, गुजरात, गुजरात भी थोड़ा सा ये इधर पाकिस्तान से लगता है और इसकी राजधानी है गांधीनगर, ठीक है। तो फिर अब ये यहाँ से तटीय सीमा शुरू हो जाती है और राजधानी देख लेते हैं। यहाँ अपना पड़ता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी ये देखो, यहाँ से हम ये जो है दादरा और नगर हवेली, ये क्या है? ये अपने केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। और ये पणजी किसकी राजधानी हो जाएगी? गोवा की। किसकी? गोवा की। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बेंगलुरु, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम, कर्नाटक के बाद ये केरला आ जाएगा, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। और ये पुडुचेरी, ये केंद्र शासित प्रदेश है, माहे इसका ज़िला है। फिर आगे हम चलें, इधर तमिलनाडु हो गया, ठीक है, पुडुचेरी का कुछ हिस्सा इधर भी है, इसकी राजधानी इधर चेन्नई हो जाएगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की एक ही है, हैदराबाद है, ठीक है। आगे चलते हैं, उड़ीसा भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की रायपुर, ठीक है। इधर झारखंड की रांची हो जाएगी। इधर बहुत सारे हैं, इधर पश्चिम बंगाल की कोलकाता, ये आइजोल मिज़ोरम की हो जाएगी, मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा, है ना, असम की दिसपुर, मेघालय की शिलोंग, इधर अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर हो जाएगी, ये पड़ोसी देश भूटान आ गया, ठीक है। सिक्किम की गंगटोक, और इधर बिहार की पटना, झारखंड की रांची हम पढ़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ की कौन सी? रायपुर हो जाएगी। फिर मध्य प्रदेश की भोपाल, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, ठीक है। और ये दिल्ली हमारी भारत की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। चंडीगढ़, और ये जो राजधानी है चंडीगढ़, ये पंजाब और हरियाणा की दोनों की एक ही राजधानी है। और इधर उत्तराखंड की देहरादून, हिमाचल प्रदेश की शिमला, ठीक है। तो ये राजधानियाँ सहित हो गए इसमें। तो ये जो देख रहे हो आप, ये से डॉट डॉट वाली है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है ना, ये। और ये जो छोटी डॉट वाली है, ये राज्यीय सीमाएं हैं, ये एक दूसरे से राज्यीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो जो भारत के पड़ोसी देश थे, उनमें ऐसे कौन से देश है जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है? तो आप बता सकते हैं। इधर जैसे इधर पाकिस्तान है, चीन है, और नेपाल, भूटान हो गया, ठीक है। तो इस तरह के देश हैं, इनकी सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती है। दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप, श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है। श्रीलंका, ये मालदीव इधर है नीचे, तो ये हमारे दो पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ये वाली जो है ये पाक जल संधि कहते हैं, इससे भारत अलग होता है, ठीक है। तो ये पाक जल डमरू या पाक जल संधि। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन देख लेते हैं। भारत एक विशाल देश है, प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों में 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा अगर जम्मू कश्मीर को हटा देंगे तो फिर कितने 28 रह जाएंगे, और यहाँ 2 बढ़ जाएंगे, जो उसको केंद्र शासित, एक लद्दाख नया बन गया और एक ये वो, ठीक है, जम्मू कश्मीर है। तो इस तरह से ये 9 हो जाएंगे और यहाँ 28 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से देख सकते हो आप। अब ये भारत का भौतिक स्वरूप है, यहाँ पर हिमालय है कि जो क्या कहते हैं इसको, उत्तरी मैदान है, ठीक है। ये तटीय इलाके हैं भारत के, है ना। तो इस तरह से हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं। तो 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। नेक्स्ट, दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अंडरलाइन करेंगे, राजस्थान है, और सबसे छोटा है गोवा। राज्यों को जिलों में बांटा गया है, ठीक है। भारत को तो राज्यों में, राज्यों को किसमें? जिलों में। भौतिक विभाजन देख लेते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, तट हो गए और द्वीप समूह हो गए, ठीक है। उत्तर में बर्फ़ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। उत्तर में कौन सा हो गया? हमारे हिमालय बता ही चुके हैं हम आपको। हिम प्लस आले का मतलब होता है हिमालय का घर, बर्फ़ का घर, ठीक है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में जो श्रृंखला होगी वो बृहद श्रृंखला है। 3 भागों में हिमालय को बांटते हैं, जिसको हिमाद्री कहते हैं। तो इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक
ठीक है ना, जो जिसको क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, आगे देखते हैं मध्य हिमालय या फिर उसको हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का हम पता लगाए। तो आगे देखते हैं शिवालिक सबसे दक्षिण में, सबसे नीचे कौन सा है, शिवालिक है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का कौन सा मैदान है, उत्तरी मैदान है। कौन सा मैदान है, उत्तरी मैदान। ये मैदान समतल या सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। ये जो नदियाँ हैं अपने साथ जो मिट्टी, पत्थर, कंकड़ ये सब बहाकर जो लाती है, तो उससे इन मैदानों का निर्माण होता है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं, उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक होती है। तो ये बातें हम पिछले अध्याय में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है, जो अपने राजस्थान वाला, थोड़ा गुजरात का, पंजाब का हिस्सा है। ये शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। ठीक है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार है, 3 ओर से जो समुद्र से घिरा है। एक तरफ बंगाली खाड़ी है, अरब सागर है, फिर पश्चिम में, दक्षिण में कौन सा है, हिंद महासागर है। ठीक है, इसकी आकृति कौन सी हो जाएगी, त्रिभुजाकार हो जाएगी। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ श्रृंखला तथा घाटियाँ स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है ना, तो ये श्रृंखलाएँ मतलब पर्वत है। ये विंध्याचल पर्वत हो गया, सतपुड़ा पर्वत हो गया, ये किधर है, प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं हम। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा, कौन सी नदियाँ निकलती है, नर्मदा, तापी नदियाँ वहाँ बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। किधर जाती है, पश्चिम में, मतलब है अरब सागर में इनका अपना जल लेके जाती है। ठीक है, अभी जो इधर मैप हमने देखा था 7.3, उसमें एक बार इसको देख लेंगे। ये पश्चिम की तरफ बहती है कौन सी, नर्मदा और तापी, जो अरब सागर में जल ले जाएगी अपना। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। ठीक है, बंगाली खाड़ी तरफ जो है वो पूर्वी घाट हो जाएगा और उधर पश्चिमी घाट या उसको सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला, लौह, अयस्क की प्रचुर मात्रा है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं और पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। तो मैप में थोड़ा देखते हैं। ये उत्तर में अपना हिमालय है, तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। ये बृहद हिमालय हो जाएगा, फिर मध्य हिमालय हो जाएगा जिसको हिमाचल कहेंगे, और लास्ट में जो है शिवालिक हो जाएगा। फिर ये मैदान हो गया, उत्तरी मैदान हो गया। यहाँ पे यहाँ से लेकर ये जो है उत्तरी मैदान हो जाएगा। ठीक है, जो गंगा, यमुना और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा बनाया गया है। इधर देखेंगे पश्चिम में तो भारतीय महामरुस्थल हो जाएगा। ये राजस्थान के मध्य से अरावली पर्वतमाला निकल रही है, और इधर ये थोड़ा पंजाब, राजस्थान और गुजरात का हिस्सा इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है इधर देखेंगे हम तो ये प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। ये जिसकी आकृति कैसी हो गई, त्रिभुजाकार। ठीक है, यहाँ से इसका आधार जो ऊपर से चौड़ा है, ये जो आधार तो क्या है, इस तरह से है। इधर अगर इस तरह देखेंगे हम तो ये त्रिभुजाकार हो गया। ठीक है, आकार कौन सा हो गया, त्रिभुजाकार। ठीक है, मैंने हमने बात की थी यहाँ पे कुछ जो पठार हैं, जैसे दक्कन का पठार है। ठीक है, और कुछ पर्वत श्रेणियाँ भी है, सतपुड़ा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, तो ये सारी हैं। तो इसमें हमने 2 नदियाँ देखी थी, नर्मदा और तापी, जो अपना जल इधर पश्चिम में ले जा रही है, और ये कहाँ जा रही है, अरब सागर में जा कर के गिरती है। इधर कुछ जो पूर्वी है, ये पूर्वी तटीय मैदान है, और इधर का जो है ये पश्चिमी तटीय मैदान है। ठीक है, इसको पूर्वी घाट कह देंगे और इसको पश्चिमी घाट कह देंगे। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कह देते हैं। और ये थोड़ा इसका तट जो है कटापटा है, और ये बढ़िया सपाट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, समझ में आ रहा है आप सबको? ठीक है, चलो। तो यहाँ थोड़े इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जहाँ रेड थोड़ा सा है वो पर्वतीय क्षेत्र है, ये वाले ये है ना, और जो थोड़ा इस तरह से हल्का है वो कौन से हैं, वो पठारी क्षेत्र हैं। ये जो पठार है सब, ठीक है, और ये जो ग्रीन है ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, मैदान में यहाँ थोड़ा मरुस्थल है, ये इतना ध्यान रखें। आगे चलते हैं। तो जो पूर्वी तटीय मैदान जो हैं वो अपेक्षाकृत चौड़े हैं।
वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी हो गई, गोदावरी होगी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, मैप में हमने देखा था और फिर से अब आप देख लीजिए एक बारी। ये महानदी हो गई, ठीक है, ये अपना जल इधर ले जा रही है। और भी गोदावरी नदी है, ये इधर की तरफ बह रही है। कृष्णा नदी है, ये इधर से यहाँ से निकल के यहाँ अपना जल ले जा रही है। कावेरी जो है यहाँ से निकल रही है। ठीक है, और ये कुछ पहाड़ियाँ भी हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हो गई। ठीक है, और ये पठार, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा है जो काफ़ी उपजाऊ है। ठीक है, कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम मुहाने पर। ठीक है, सुनामी आपने याद ही होगा, समुद्र में आई हुई लहरें हैं। और इधर भी ये जो चित्र दे रखा है इस वाले पेज पे भी देख लेना, ये किसी बच्चे ने कविता लिखी है, पंखुड़ी, कक्षा 8 बी की है और वेदनाथ स्वेन इसने इधर ये चित्र बनाया है। इसका चित्र भी ज़रा देख लेते हैं सुनामी का। ठीक है, 2004 में जो आई थी समुद्री लहरें थी, बहुत काफ़ी जान माल की हानि हुई थी। ये सुनामी का चित्र है, वेदनाथ स्वेन कक्षा 4 के बालक ने बनाया है, देख लो इसको। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए आप। तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित है। जो ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी में डूब गया था? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ हिस्सा। और क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में प्रभावित था, सुनामी से प्रभावित था? समाचार पत्र तथा लोगों से बातचीत के लिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। तो सुनामी एक विशाल सागरीय तरंगे हैं जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सुनामी 2004 में आई थी भारत के तटीय इलाकों में, तो वहाँ पर काफ़ी जान माल का हानि हुई थी, नुकसान हुआ था। तो ये था आपका चैप्टर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। क्वेश्चन आंसर इसके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। आशा है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।